हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड। ओके, तो अब तक के हमने अबाउट स्कोप ऑफ फिजिक्स देख लिया था, व्हाट इज फिजिक्स उसके बारे में समझा था, एंड स्कोप ऑफ फिजिक्स की हम लोग 11th में क्या पढ़ने वाले हैं एंड 12th में क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत सारा फिजिक्स का टर्म बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, एक एक करके देखेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है हमारा आई थिंक टेक्नोलॉजी, फिजिक्स एंड सोसाइटी, ऐसा कुछ टर्म है ना। तो फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, चलो हम इसको हेडिंग दे देते हैं। क्या टर्म है हमारा? फिजिक्स, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस टू थिंग ऑन सोसाइटी, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो थोड़ा सोचने की बात है कि फिजिक्स क्या है, वो हमें पता चल गया कि फिजिक्स इज समथिंग टू नो अबाउट नेचर। मतलब नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे अब सिंपल एग्जांपल, अब बारिश आ रही है तो बारिश क्यों गिर रही है, बारिश बनी ही क्यों, वहाँ पर क्लाउड क्यों फॉर्म कर रहे हैं, क्वेश्चन आता है क्लाउड क्यों फॉर्म कर रहे हैं, ठंडी में ओस की बूंद क्यों बनती है ना, रेनबो क्यों बनता है, रेनबो क्यों बन रहा है, या समुद्र में वेव्स क्यों आते हैं, टाइड्स क्यों आते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे नेचर में, हमारे आंखों के सामने। तो वो सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिजिक्स काम करता है। तो दूसरा जो टेक्नोलॉजी वर्ड वहाँ पर लिखा हुआ है या हम सुनते हैं या बोलते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टेक्नोलॉजी। फिजिक्स का मतलब टू अंडरस्टैंड नेचर, तो नेचुरल टर्म्स, मतलब क्या होता है नेचर में, टू अंडरस्टैंड नेचुरल इवेंट्स, कि जितने भी नेचुरल इवेंट्स हैं उनके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं फिजिक्स से। तो टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी, सो टेक्नोलॉजी आई थिंक इज समथिंग विच इम्प्रूव्स आवर लाइफस्टाइल। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसके वजह से हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव होती है। जैसे एग्जांपल, जब मैं छोटा था तब टेलीफोन होते थे, वायर्ड वाले टेलीफोन। तो वायर्ड वाले टेलीफोन होते थे तो उसको हम ले जाकर कहीं बात नहीं कर सकते थे, या वहीं जो लगा होता था वहीं पर हमको जाना पड़ता था और वहीं पर हम बात कर सकते थे। उसमें कोई मैसेजिंग का सिस्टम नहीं था, SMS नहीं भेज सकते थे कोई अभी तो। और फिर वो देखो अब टेलीफोन का मोबाइल हुआ, मोबाइल से H था, पहले H नेटवर्क था, H से 2G आया, 2G से 3G, 4G, अभी 5G भी आने वाला है। तो मीन्स कहने का मतलब है कि नॉर्मल कॉल आज की डेट में वीडियो कॉल बन गए, मतलब आपके सामने। अब देखो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यूट्यूब नाम से पहले 10 साल पहले कुछ नहीं था भी तो यूज़ नहीं हो पाता था, इंटरनेट नहीं था, नेट कनेक्टिविटी नहीं थी हमारे पास, बाकी देशों के पास हो सकती है पता नहीं, बट आज हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। उन सब रिसोर्सेज का हम यूज़ कर रहे हैं, आप भी वो यूज़ कर रहे हो, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी मीन्स समथिंग विच इम्प्रूव्स द लाइफस्टाइल, होगा या नहीं? मतलब मेरे कहने के हिसाब से, सबके हिसाब से इसका मतलब अलग अलग हो सकता है। समथिंग विच इम्प्रूव्स द लाइफस्टाइल। अब देखो टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती है हमारी लाइफस्टाइल, तो सोसाइटी क्या है फिर? सोसाइटी इज अस, हम लोग। सोसाइटी क्या है? वी ऑल, जितने भी हम लोग हैं, वी ऑल इज सोसाइटी। और कौन रहने वाला? एलियन बाहर के आएंगे क्या? हमारी सोसाइटी मतलब वी ऑल। मोस्टली हम जो सोसाइटी की बात करें, इसमें हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को तो गिनते ही नहीं है, वो तो गाड़ी से कुचल देते हैं या मार देते हैं। हम लोग तो सिर्फ ह्यूमंस के बारे में सोचते हैं ना, हम वी आर वेरी सेल्फिश, है ना। तो सोसाइटी मीन्स हम लोग यहाँ पर सिर्फ ह्यूमंस के बारे में बात करें, बाकी लोगों के बारे में कभी कभी हम बात करते हैं, बहुत थोड़ा सा, बट मेनली हम यहाँ पर ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं। बट हमें, अब आप फ्यूचर जनरेशन हो तो आपको भी बाकी के भी बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर आज जो कंडीशन है वैसी कंडीशन इन फ्यूचर चलती रहेगी तो पता है क्या हो जाएगा। अब हमें घर में रहना पड़ता है, जैसे जानवरों को जेल में रहना पड़ता था या छुप के रहना पड़ता था, अब हम लोग छुप के बैठे हैं, कंडीशंस चेंज होती है, समझ में आ रहा है। तो सबको हिसाब मिलता है, याद रखना, सबको हिसाब मिलता है, जो जैसा करेगा वैसा भरना ही पड़ेगा। ओके, तो वो टॉपिक इज नॉट अवर टॉपिक। सो फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिजिक्स क्या करता है कि जो हमारे आसपास चीज़ें चल रही है उनके बारे में समझने की कोशिश करता है। टेक्नोलॉजी क्या करता है कि ऐसी ऐसी नई नई चीज़ें बनाता है जिससे हमारा काम आसान हो जाता। अब देखो, अगर नेट नहीं होता, वीडियो कॉलिंग नहीं होता, तो क्या आज की डेट में आप घर के अंदर बंद रह पाते? क्या आपको डेट पता चल पाता कि कोरोना नाम का कुछ है, या कोई भी डिसीज़ हो, कोई भी न्यूज़ पता चल पाती? टीवी नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, चलो इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दो, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होती तो आप लोग क्या करते घर पे? सोचो, 24 आवर्स, एक दिन लाइट बंद कर दो, एक दिन लाइट बंद कर दो, आपके हाल बेहाल हो जाएंगे। फैन नहीं, लाइट नहीं, क्या करोगे? कैंडल में रह सकते हो रात भर? क्या कैंडल में रह सकते हो? नहीं रह सकते, मच्छर काटेंगे, दिमाग खराब हो जाए, गर्मी होगी।
सोचो, तो जब ये सब नहीं था तब कैसे पॉसिबल होता था? तब क्या लोग नहीं रहते थे? क्या तब लोग जीना मतलब जीते नहीं थे? तभी लोग जीते थे। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है हमें उन सब चीज़ों की आदत लगती जाती है। तो यहाँ पर फिजिक्स क्या काम करता है? देखो फिजिक्स क्या काम करता है। तो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी की जब मैं बात करता हूँ तो दोनों इंटर रिलेटेड है। फिजिक्स और टेक्नोलॉजी एक साथ, कभी कभी वो एक साथ काम करते हैं। मतलब फिजिक्स स्टडी कर लेता है, जैसे अभी हमें पता है मून अर्थ के चक्कर लगा रहा है, मून अर्थ के चक्कर लगा रहा है। तो अगर हमें कोई रॉकेट से हमें मून जाना होगा तो फिजिक्स हमको बता देगा कि हाँ आज की डेट में आप रॉकेट से जाओगे तो आज मून नहीं मिलने वाला, वो आगे जा चुका होगा। यही बताएगा ना। कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर हम चाहते हैं कि इंडिया से हम मून के ऊपर जाए तो हमें कैलकुलेशन करके हम बता सकते हैं कि आज मून इंडिया के ऊपर नहीं रहेगा, थोड़ा आगे जा चुका होगा। इस तरीके से हम बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं फिजिक्स को यूज़ करके, एंड वहाँ पर हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके और आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी तो हम और आगे की बात करेंगे। क्या बात समझ में आ रही? मीन्स कभी कभी क्या होता है, दे वर्क टुगेदर, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी वर्क टुगेदर। कभी कभी ये लोग साथ में काम करते हैं। और कभी क्या होता है कि फिजिक्स पहले काम कर लेता है और उसके बाद टेक्नोलॉजी बनती है। जैसे अब टेलीफोन का जो मैंने एग्जांपल बताया, तो फिजिक्स ने क्या किया, फिजिक्स ने यहाँ पर बना दिए सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स बना दिया, चिप्स बना दिए। जो अब चिप्स मतलब खाने वाले चिप्स नहीं, हाँ लेस कुरकुरे नहीं बोल रहा हूँ मैं, चिप्स मीन्स वो इलेक्ट्रिकल चिप्स। हाँ नहीं तो यार चिप्स का आप अलग ही मतलब निकाल दोगे। इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, आप बोलोगे सर ने चिप्स बोला है, मम्मी को बोलोगे चिप्स ही ला के दो, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। ओके, सो ऑल दिस थिंग, इन सब चीज़ों की वजह से टेक्नोलॉजी में क्या इंप्रूवमेंट आया। टेलीफोन डब्बा था, इतना बड़ा फ़ोन था पहले, इतना बड़ा मोबाइल फ़ोन था, इतना बड़ा जो स्टार्टिंग मोबाइल फ़ोन, आज इतना सा मोबाइल बन गया, जेब में पेन साइज़ का मोबाइल बन गया आज के डेट में। कैसे बना वो? सेमीकंडक्टर के डेवलपमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक चिप के डेवलपमेंट की वजह से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के डेवलपमेंट की वजह से। तो इन सब के डेवलप मतलब फिजिक्स, बेसिकली फिजिक्स के डेवलपमेंट की वजह से हमारा जो डेवलपमेंट हुआ कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन सेक्टर पूरा डेवलप हो गया। मतलब आज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हम गूगल पे सर्च कर देते हैं। दुनिया की ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जो हमें नहीं पता चलती है, लगभग सब कुछ हमें पता चल जाता है। ऐसी कोई बात है जो हमें नहीं पता चलेगी, नेट के थ्रू हम सब कुछ पता कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर फिजिक्स पहले डेवलप हुआ, उसने टेक्नोलॉजी बना दी। अब ये हुआ कि पहले फिजिक्स आगे निकल गया इसमें। कभी कभी क्या होता है, टेक्नोलॉजी आगे निकल जाता है, मतलब टेक्नोलॉजी कभी कभी आगे निकल जाता है। मतलब टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि हीट इंजिन्स बना दिए। अब हीट इंजिन्स मतलब जो आपने कभी सुना होगा स्टीम इंजिन्स थे पहले, रेलवेज जो चलती थी, जो मशीन से चलती थी वो स्टीम से चलती थी। तो ये जो स्टीम इंजिन्स थे तब फिजिक्स जैसा कुछ था नहीं, या जो स्टीम इंजन जिसने बनाया, जिन पर्सन ने बनाया उस टाइम कुछ वैसे कैलकुलेशन या वैसे टर्म्स थे नहीं। तो इन्होंने तो पहले स्टीम इंजन बना दिया, मतलब टेक्नोलॉजी बना दी, रेलवे बना दी। तो अब क्वेश्चन आया कि एक साइंटिस्ट ने बनाया स्टीम इंजन, दूसरे साइंटिस्ट ने बनाया स्टीम इंजन, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने बना दिया। तो इनमें से अच्छा कौन सा है, अब पता कैसे करें कि अच्छा कौन सा है? तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, फिजिक्स में एक नया ब्रांच आ गया। फिजिक्स में एक नया ब्रांच आया थर्मोडायनेमिक्स। तो फिजिक्स को पढ़ना पड़ा, टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट किया इसलिए फिजिक्स को डेवलप करना पड़ा, उसने एक नया ब्रांच लाया थर्मोडायनेमिक्स। क्या बात क्लियर हो रही है? पहले क्या बताया था कि यहाँ पर फिजिक्स डेवलप हुई इसलिए टेक्नोलॉजी बढ़ गई, यहाँ पर टेक्नोलॉजी बढ़ गई इसलिए फिजिक्स को बढ़ना पड़ा। मतलब वो दोनों साइड बाय साइड काम करते हैं, कभी कभी दोनों साथ में बढ़ते हैं, कभी कोई एक बढ़ता है तो दूसरे को भी डेवलपमेंट करना पड़ता है। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आर वेरी वेरी इंटर रिलेटेड। एक बढ़ेगा तो दूसरे को बढ़ना पड़ेगा, या दोनों साथ में बढ़ेंगे। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। फाइनली जो हमारा टर्म है कि सोसाइटी, जो अब इंपॉर्टेंट क्या है, फिजिक्स क्यों कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी क्यों कर रहे हैं, मोबाइल फोन क्यों आ रहे हैं, अपग्रेडेशन क्यों हो रहे हैं, लाइट फैन एसी कूलर से एसी बनते जा रहे हैं, एसी से और हाईटेक चीज़ एयर प्योरीफायर बन रहे हैं, वाटर प्योरीफायर बन रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम ये सब? क्यों कर रहे हैं? लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए, हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। मतलब अगर फिजिक्स डेवलप करता है तो टेक्नोलॉजी भी डेवलप करेगा, या वाइस वर्सा। कोई भी एक डेवलप करता है तो दूसरा भी डेवलप करेगा। और जब ये दोनों डेवलप करते हैं, फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी, तो किसका डेवलपमेंट होता है? किसका डेवलपमेंट होगा? इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सोसाइटी का ही डेवलपमेंट होता है। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो लेटेस्ट एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करता हूँ मैं। पहले क्या थे? साइकिल्स थे।
साइकिल्स में पहले व्हील्स नहीं थे, नॉर्मल था, फिर व्हील्स आए, व्हील्स का डेवलपमेंट हुआ, व्हील्स के बाद फिर साइकिल्स, व्हील्स नहीं थे मतलब टायर नहीं था, मेटल व्हील्स थे तो फ्रिक्शन ज़्यादा होता था, फिर रबर व्हील्स आए। अब आपने शायद उसके बारे में हिस्ट्री नहीं पढ़ा होगी, लेकिन मैंने मतलब बचपन से मैं डिस्कवरी का बहुत फ़ैन हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, ये सब फालतू वाली काम की नहीं, लेकिन पता है। तो टायर्स आए, फिर टायर्स पहले अलग टाइप के लकड़ी के व्हील्स थे, आपने देखे होंगे जैसे बुलेट कार्ट में लकड़ी के व्हील होते हैं तो बराबर नहीं चल पाती, बट उसी में अगर हम रबर के टायर लगा दो तो थोड़ा अच्छे से चलेगी। ऐसे इंप्रूवमेंट करते करते साइकिल की फिर मोटर लगा दिया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी से इसको चलाने लगे, स्टीम से चलाए तो बाइक बन गई, पेट्रोल से चलाया, डीजल से चलाया, केरोसिन से चलाया। आज की डेट में फिर इंप्रूवमेंट करते करते हमको पता चल गया कि पेट्रोल डीजल केरोसिन यूज़ करने से जो धुआं बन रहा है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, तो हमने अब हम कन्वर्शन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। आज की डेट में कार्स भी ऐसे आने लगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन गई। शायद आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर हम बहुत ज़्यादा फोर्स करें, तो फिजिक्स आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी एंड सोसाइटी डेवलप होगी, सोसाइटी का अच्छा होगा। जो भी चीज़ हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। बट इसमें कुछ पॉइंट ऐसा आते हैं कि जहाँ पर प्लस पॉइंट होता है वहाँ पर, जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पर नेगेटिव भी होता है साथ ही साथ। जहाँ पर आप पॉजिटिव डेवलपमेंट करेंगे वहाँ पर नेगेटिव डेवलपमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी आप सभी को पता है, 10th में शायद आपने न्यूक्लियर एनर्जी के बेसिक्स पढ़े थे। तो न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसा सोर्स है एनर्जी का जिसमें एक बार अगर आप स्टार्ट कर दे तो मतलब सालों साल तक आपको फिर से दोबारा उस मशीन मतलब चार्जिंग नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मोबाइल है, आपने एक बार मोबाइल को चार्ज कर दी, उसके बाद आप जिंदगी भर तक उस मोबाइल को नहीं चार्ज करोगे तो भी वो मोबाइल चलेगा। समझ लो ऐसी अगर टेक्नोलॉजी आ जाए आपके पास में तो आप कितने खुश होगे, आपको कभी मोबाइल चार्ज ही ना करना पड़े। आपका घर है, आपने घर बना लिया, उसमें एक रिएक्टर लगा दिया जिससे आपके पूरे घर को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उसी से आप कुकिंग करोगे, घर के सारे काम इलेक्ट्रिसिटी से करोगे और आप जब तक मरते नहीं तब तक उस घर में कभी लाइट बंद ही नहीं होगी। तो ऐसी टेक्नोलॉजी है वो। तो न्यूक्लियर एनर्जी वैसी टेक्नोलॉजी दे सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी वैसी टेक्नोलॉजी दे सकती है। आज बहुत सारे कंट्रीज़ में इस पर वर्क होता भी है कि छोटे छोटे घरों में हम क्या न्यूक्लियर रिएक्टर लगा सकते हैं। बट इसका नेगेटिव पार्ट है कि अगर हमने हर घरों में ऐसे न्यूक्लियर एनर्जी छोटे छोटे रिएक्टर लगा दिए तो कुछ गलत लोग उसका गलत यूज़ भी कर सकते हैं, उसी रिएक्टर को उल्टा करके एक बॉम्ब भी बना सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो जहाँ पे पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट भी होता है। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इलेक्ट्रिसिटी से काम करेंगे तो पॉजिटिव तो है, लेकिन हम वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से उस व्हीकल को देने वाले हैं? क्या जो थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो इलेक्ट्रिसिटी देने वाले हैं या फिर सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी देने वाले हैं? वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या बात समझ में आई? अगर हम उसको सोलर पावर से एनर्जी दे रहे हैं तो शायद थोड़ी अच्छी होगी, लेकिन अगर हम थर्मल पावर प्लांट से जो एनर्जी आ रही है उसी से दे रहे हैं तो अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रिसिटी से तो कोल से ही बन रही है, कोल को जलाकर ही बन रही है, तो पॉल्यूशन तो हमने कम नहीं किया, उल्टा बढ़ा दिया। बात समझ में आई? तो इस तरीके से फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इंटररिलेटेड है। तो इसमें ऐसा और कुछ तो नहीं है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि फिजिक्स का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है एंड सोसाइटी का मतलब क्या है एंड वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं हम टॉपिक, पहले इसको नोट कर लो, इतना छोटा सा तो है। ठीक है, ओके। तो स्कोप मतलब फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी ये तो समझ ही गया आप लोगों को। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एक्चुअली इट इज़ अबाउट द फोर्सेस, लेकिन उससे पहले फिजिक्स का एक टर्म जो हमने छोड़ दिया था बीच में, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला टर्म है यूनिफिकेशन। ओके, तो यूनिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए आपको, क्योंकि अब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वो भी हायर लेवल फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो यूनिफिकेशन एंड सेकेंड टर्म है रिडक्शन। इन दोनों के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आने वाले पूरे 2 साल हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, एकदम घोर फिजिक्स, एकदम डिटेल कोर फिजिक्स की बात करने वाले हैं। तो यूनिफिकेशन का मतलब सबसे पहला ऐसा होता है कि फिजिक्स में हम चाहते हैं, मतलब साइंटिस्ट ऐसा चाहते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो कुछ 1-2 चीज़ों से ही प्रूफ हो जाए। मतलब न्यूटन ऐसे चाहता था कि उसके 3 ही लॉ है, उसके लॉ 3 ही है, उसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कितने? 3 ही लॉज है, लेकिन उसको हम अप्लाई कहाँ पर करते हैं? बहुत सारी जगह पर अप्लाई करते हैं। ग्रेविटेशन भी है, तो एक लॉ को हम हज़ारों जगह पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो यूनिफिकेशन मतलब एक्सप्लेनिंग नंबर ऑफ थिंग्स विथ वन लॉ और थ्योरी, मतलब एक्सप्लेनिंग number of things with single law और थ्योरी मतलब कुछ रहेगा उसका एक्सप्लेनेशन, लॉ, थ्योरी, थ्योरम जो पढ़ते थे आप 10th में, थ्योरम वेरम जो रहता है। तो
कोई भी साइंटिस्ट क्या चाहता है कि जितनी भी चीज़ें दुनिया में प्रेजेंट हो वो सब मिला के मैं चाहूँ कि एक ही लॉ बन जाए, एक लॉ में पूरी दुनिया कवर हो जाए। जैसे लाइक यू हैड हर्ड अबाउट स्टीफन हॉकिंग, ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, पता है आपको? तो वो उनका भी यही था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब वो चाहते मीन्स ऑल जितने भी लॉज है फिजिक्स के, जितने भी लॉज है फिजिक्स के, वो चाहते थे कि एक लॉ में ही पूरा कंक्लूड हो जाए, कि एक ऐसा लॉ बने जिसके ऊपर सारे के सारे लॉ डिपेंडेंट हो। क्योंकि हम फिजिक्स में जितने टर्म पढ़ते हैं वो लगभग इंटर रिलेटेड ही है। मतलब हम अगर फिजिक्स को डिवाइड करते हैं बड़े लेवल पर, तो हमारे पास तीन ही चीज़ होती है फिजिक्स में। एकदम बड़े लेवल पर अगर मतलब मैं एकदम बड़े लेवल की बात करो कि अगर हम पूरे फिजिक्स को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास तीन ही चीज़ें हैं फिजिक्स में पढ़ने के लिए। मतलब नेचुरल चीज़ों की बात करो तो ग्रेविटेशन एक चीज़ है, एक है ग्रेविटेशन, एक है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना, और एक है मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना। ये तीन ही चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना होता है एक्चुअल में। और अगर आप इन तीनों के लॉस देखोगे, इन तीनों के लॉस जो बेसिक लॉ है, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, तो F = g m1 m2/r², तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। वैसा ही इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए भी जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, that is also directly proportional to the product of charges, inversely proportional to the square of distance between them। और मैग्नेटिज्म में भी वैसा होता है, directly proportional to the magnetic moment and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब तीन चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में, वो तीनों की तीनों चीज़ें लगभग सेम ही है। तो अगर हम पूरे फिजिक्स को कंबाइन करने की कोशिश करें तो ऐसा कुछ बन सकता है कि एक ही लॉ बने। तो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, अब हम तो साइंटिस्ट हैं नहीं, है ना, तो हम क्या, अगर हम तो जो हमें दिया हुआ है हम वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा साइंटिस्ट हूँ मैं, बट अभी तो मैं ऐसा टीचर हूँ। तो यहाँ पर अगर हम पढ़ रहे हैं कोई भी टॉपिक, तो उसमें हम लोग जो भी बातें करने वाले हैं, एक एग्जांपल से आप समझ जाओ। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, चलो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, देखो तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं। अब सबसे पहला तो एप्पल क्यों गिरता है, फॉलिंग ऑफ एप्पल। उसके बाद वेट एक्सप्लेन करते हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वेट क्यों आता है, F = mg, ठीक है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या एक्सप्लेन करते हैं हम ग्रेविटेशन पे, रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन। जितने भी प्लैनेट्स है सन के अराउंड क्यों घूम रहे हैं, बोलते थे ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन लॉ एक है। काम देखो, तीन अब लिखे, अगर लिस्ट बनाते जाऊंगा तो ऐसे लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। अनगिनत, देर आर नंबर ऑफ फ्री फॉल ऑब्जेक्ट कंडीशन, देर आर नंबर ऑफ कंडीशंस आर देयर, कि अगर मतलब बहुत सारी कंडीशन है जिससे एक्सप्लेन करने के लिए हम सिर्फ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ करते हैं। बात समझ में आए? तो एक लॉ काम हज़ार, रिडक्शन का मतलब एक लॉ से हमें लगभग सब चीज़ें एक्सप्लेन करना है। पानी क्यों गिर रहा है, वाटरफॉल से वाटर क्यों नीचे गिरता है, तो ग्रेविटेशन फोर्स। उसमें बाकी भी चीज़ें आती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्लेनेशन है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है आपको, 9 में पढ़े थे, भूल गए। पोटेंशियल एनर्जी, जितने भी ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर एनर्जी क्यों आती है, पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है, बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ दैट उसकी ऑब्जेक्ट की। तो स्टेट से क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स। उसके ऊपर ग्रेविटेशन, जितना हाइट बढ़ाएंगे उतना ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ते जाएगा, जितना हाइट कम करेंगे उतना ग्रेविटेशन फोर्स कम होते जाएगा। तो ग्रेविटेशन लॉ के ऊपर ही सारा का सारा खेल। हमने इतने सारी चीज़ें पढ़ी थी, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम अब पूरा नहीं खत्म करते, बिकॉज ग्रेविटेशन के ऊपर हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तब हम देख लेंगे और क्या क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। तो चलो अब सेकेंड पॉइंट जो है, यूनिफिकेशन समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें, कुछ तो बड़ा तो था नहीं इसमें। सेकेंड है रिडक्शन। अब रिडक्शन बोला तो फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, इसमें मैंने कहा कि ये मेरे हाथ में पेन है, इसको उठाकर मैं लिखूंगा तो मुझे कितनी एनर्जी लगती है, बताओ। मैंने इसको उठाकर मैं लिखूंगा तो कितनी एनर्जी लगेगी, तो क्या आप बता सकते हो? अभी नहीं बता सकते, जब हम मैकेनिक्स का पार्ट पढ़ेंगे तब बता सकते हो, लेकिन डायरेक्टली कोई भी नहीं बता सकता। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकता कि मैंने हाथ से पेन पकड़ा और यहाँ पे जाके लिखूंगा तो कितनी एनर्जी लगेगी। सबसे पहले उसको बताना पड़ेगा, मैंने हाथ उठाया यहाँ से यहाँ तक तो कितनी एनर्जी लगी, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, यहाँ से यहाँ पर हाथ गया, सेकंड स्टेप, यहाँ पर एनर्जी कितनी लगी। फिर पेन को उठाया, थर्ड स्टेप, फिर पेन का कैप खोला, फोर्थ स्टेप, इसमें कितनी एनर्जी लग रही। फिर इस हाथ को यहाँ से यहाँ तक लेकर जाने में कितनी एनर्जी लगेगी। ये पूरे एनर्जी कैलकुलेशन स्टेप में कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब एक बड़ा प्रॉब्लम था, टू सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम,
by dividing it into smaller problems. एक बड़ा प्रॉब्लम है to calculate the energy to take pen from my hand to write. तो क्या होगा, एक एक स्टेप, मतलब यहाँ से पेन उठाऊंगा मैं, इसका कैप खोलूंगा, कितनी एनर्जी लगी, कैप खोलने में कितनी एनर्जी लग रही, इधर से इधर तक हाथ ले जाने में कितनी एनर्जी लग रही, क्योंकि डिस्टेंस आई एम ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस, फोर्स लगेगा यहाँ से यहाँ तक के, फिर यहाँ पर मैं प्रेशर दे रहा हूँ तो प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मैं कितने प्रेशर से उसमें फोर्स, कितने प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फिर मैंने कितने वर्ड्स लिखे, तो वर्ड्स के कितने, हर एक वर्ड का एनर्जी अलग अलग लगेगा, वो एनर्जीज को कैलकुलेट करके प्लस करेंगे, तो दैट इज रिडक्शन। बड़ा प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करें। दूसरा एग्जांपल सोचो, आपको यहाँ से घर जाना है तो सबसे पहले आप अपनी किताबें बंद करोगे, बुक्स बंद करेंगे, पेन बंद करेंगे, अपने जगह से तो उसको बैग में भरेंगे, तो एनर्जी लगेगी, उठाने के बैग में रख रहे हैं, फिर बैग पकड़ के उठोगे तो बैग को पकड़ने में एनर्जी लग रही है, फिर खड़े हो रहे हो, खड़े होने में एनर्जी लग रही है, फिर बेंच से बाहर निकल रहे हो, बेंच से बाहर निकल के क्लासरूम के बाहर जा रहे हो, दैट इज़ वन एनर्जी, फिर क्लासरूम से गए, साइकिल है तो साइकिल पकड़ रहे हो, साइकिल या गाड़ी जो भी है उसमें बैठ रहे हो, फिर उसको उससे घर तक जा रहे हो, दैट होल एनर्जी, हर एक को डिवाइड कर करके आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो जितने भी क्वेश्चंस है अभी हम आगे मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, मतलब मज़ा आ जाएगी आपको फिजिक्स में कि इतना मज़ेदार टॉपिक था फिजिक्स, और हमको अब तक डर लगता था। अभी मैं कैसे बता रहा हूँ कि आपको इतना सिंपल चीज़ें हमको पढ़ना है, मतलब जो हम नॉर्मल चीज़ें कर रहे हैं उनके बारे में भी आप डिटेल में समझोगे, तब आप बोलोगे कि अच्छा हुआ कि हमको फिजिक्स है लाइफ में, नहीं तो अब तक कैसे बोलते थे 10th तक के क्या फिजिक्स का क्या यूज़ है, फोर्स क्यों पढ़ना है हमको, ग्रेविटेशन क्यों पढ़ना है, लाइट क्यों पढ़ लिया हम लोगों ने, दिख क्यों रहा है हमको ऑब्जेक्ट, कलर्स क्यों दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें आएगी। ओके, तो आई थिंक यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन समझ गया होगा। अब टाइम इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा तो मैं इसको हम यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, चलेगा, यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट एक लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप कंप्लीट कर लो, अच्छे से लिख लो, एंड वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकॉन क्लिक करना है, ठीक है, नोटिफिकेशन ऑलवेज ऑन, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको नोट करके ही जाना।